जी, जिला में उपाध्यक्ष बड़े भाई राजकुमार भदौरिया जी, जो हमेशा बहनों को राह दिखाते हुए उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जिले में आज जिला अध्यक्षा जी सुनीता खत्री डबास जी किसी कारणवश उपस्थित नहीं है, तो इसीलिए जिले में सभी बहनों को आपस में एक साथ पिरोने वाली हमारी बहनें उपाध्यक्ष और महामंत्री शिवानी जी, पूनम जी और सभी जिला के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर आज बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आज जो हमारा प्रदेश के द्वारा दिया गया संगोष्ठी का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, ये कार्यक्रम हमारा क्यों आयोजित किया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। वो ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उनकी स्मृति में उनके बलिदान दिवस से लेकर उनकी जयंती तक ये पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है, जो 23 जून से शुरू हुआ और 6 जुलाई तक चलेगा। इस सप्ताह में हम दुख भी प्रकट करते हैं, लेकिन हमें खुशी भी होती है कि जो सपना तब देखा गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आंखों के द्वारा, वो सपना आज साकार हो चुका है। क्योंकि एक ऐसे महान शिक्षक, अखंड भारत का सपना संजोए हुए, जिन्होंने राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो माँ भारती के चरण कमलों में खुद को समर्पित करते हुए बलिहारी हो गए, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनकी पुण्यतिथि से लेकर उनके जन्म दिवस तक मैं सबसे पहले उन्हें नमन करती हूँ, उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने न सिर्फ देश को नई दिशा दी, बल्कि देश की दशा सुधारने में भी जिनका बहुत सहयोग रहा। तब से लेकर और आज तक अगर हम इतने वर्षों में देखें कि देश कहाँ था और आज कहाँ आ गया है, कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, इसका श्रेय सीधे तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। हम सभी बहनों ने अभी ये सुना, हमारी बहन शशि जी के मुखारबिंद से भी और शिवानी जी ने बताया, भदौरिया जी ने भी बताया कि किस तरह से अपना जीवन समर्पित किया उन्होंने राष्ट्र के प्रति। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने समाज को भी सुधारा, कलकत्ता में उन्होंने जन्म लिया, एक ऐसी भूमि पर जन्म लिया, बंगाल की भूमि, जहाँ पर यदि हम जन्म लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि हम पूरे जीवन माँ का ऋण कभी उतार नहीं सकते, इस मातृभूमि का ऋण उतार नहीं सकते। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में कलकत्ता की जब भूमि पर हुआ, तब उन्होंने वहां से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हुए इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर बनकर जब वो भारत लौटे, तो इतने बड़े एजुकेशनिस्ट वो उस समय पर थे कि उनको उनकी उम्र में मात्र 33 वर्ष की उम्र में वाइस चांसलर बना दिया गया। जहां पर लोग आज सपने देखते हैं, पूरा जीवन वो निकाल देते हैं प्रोफेसर बनते हुए, बच्चों को शिक्षा देते हुए, उनका सपना होता है कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी में कभी मैं वाइस चांसलर बन पाऊं। तब देखिए कि उनके पास इतना ज्ञान का भंडार था कि उनका ज्ञान देखते हुए उन्हें पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी का कुलपति बना दिया गया। तो जब वाइस चांसलर उनको बनाया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले लिए शिक्षा के ऊपर, बच्चों के लिए। शिक्षकों को भी उन्होंने एक नई दिशा देते हुए किस तरह से देश में शिक्षा को और बढ़ाया जा सके, इस माध्यम से भी उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से भी लोगों को बहुत सिखाया। जब बंगाल के अंदर उनको वित्त मंत्री बनाया गया, तो कम उम्र थी उनकी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतने बड़े फैसले लिए कि कृषि के क्षेत्र में भी उन्होंने किसान भाइयों को भी आगे बढ़ाया। कृषि के क्षेत्र में न सिर्फ बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ाया, और देश के पहले ऐसे कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल का जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनके मिनिस्टर, इंडस्ट्री के सप्लाई मिनिस्टर जब वो बने, तो जहां पर उन्होंने आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी जिस योजना को चला रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना के माध्यम से जो ये सारी योजनाएं चल रही हैं, ये तब का सपना था। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जब देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाया जाएगा, जिस वक्त वो इंडस्ट्री के मिनिस्टर थे, उस समय पे उन्होंने ये बात सोची कि जब मैं अपने देश के अंदर एक ऐसे पॉलिसीज बनाऊंगा, ऐसे निर्णय लूंगा कि जिसमें लोग अपने यहाँ उद्योग लगाएंगे, मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, फैक्ट्रीज लगाएंगे, तो हमें रोजगार मांगने की जरूरत नहीं, हम तो रोजगार पैदा कर रहे हैं। तो उस समय पर जो उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, वो मुहिम आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से 2014 में बनी है, तब से फिर से इस मुहिम को 4 चांद लगे हैं, पंख लग गए हैं, और आज देश के अंदर हमारे देश के युवा साथी न सिर्फ रोजगार पैदा कर रहे हैं, बल्कि देश के अंदर फैक्ट्रीज लगाकर, इंडस्ट्रीज लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स लगाकर और लोगों को भी इतनी ज्यादा नौकरियां दे रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं।
तो ये सपना तब देखा था माननीय हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जिसे आज प्रधानमंत्री जी ने साकार किया। उनका ये कहना था कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब भारत एक है, अखंड भारत है, हमारा पूरा देश एक है, तो कश्मीर के अंदर दो निशान भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर अलग क्यों? भारत और कश्मीर के अंदर दो विधान क्यों? और यहाँ पर दो प्रधान क्यों जब ये एक ही देश है? तो उनका ये मानना था कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, इसीलिए एक विधान, एक निशान और एक प्रधान होना चाहिए। तो आज हमारे देश में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई, तब दृढ़ इच्छा शक्ति उन्होंने रखी कि दोबारा से जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, केंद्र में भाजपा की सरकार बनी, तो 5 अगस्त 2019 को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये बिल पारित कराया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये सपना पूरा किया कि आज कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराया जाए, आज कश्मीर के अंदर 370-35A हटाया जाए और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भारत एक है वो एक ही रहे, तो आज हम उस खुली हवा में सांस ले रहे हैं कि हमें खुशी होती है कि आज कश्मीर के अंदर एक विधान, एक निशान, एक संविधान और एक प्रधान है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज उस देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही है। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं नमन करती हूँ आज यहाँ से, जिन्होंने अपनी मातृभूमि का, बंगाल का कर्ज चुकाने के लिए एक इतना बड़ा फैसला लिया। उस समय पर जब देश का विभाजन हो रहा था, तब उस समय कहा जा रहा था कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हो गए हैं, उसी तरह से एक तीसरा देश भी बने, उसी तरह से एक और ईस्ट पाकिस्तान भी बने, उसी तरह से बंगाल को यूनाइटेड बंगाल बनाया जाए, जिसके अंतर्गत आसपास के जो राज्य हैं, असम जैसे राज्य है और पूरा का पूरा बंगाल, जिसे आज हम पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पूरा का पूरा एक देश में डिवाइड हो जाए, भारत से ये टुकड़ों में बट जाए। लेकिन इस्लामिक कंट्री क्योंकि वो बनने जा रहा था, तो ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ही थे जिन्होंने ये कड़ा निर्णय लिया, जिन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विरोध किया और उन्होंने सोच लिया था कि मैं इस देश का और विभाजन होने नहीं दूंगा। तब उन्होंने कलकत्ता जो उनकी मातृभूमि है उसको भी बचाया, पश्चिम बंगाल को बचाया पूरी तरह से, और आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। तो पूरा का पूरा श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है, जिन्होंने माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए ये अपने आप में सोच लिया था कि मैं अपनी मिट्टी को बचाऊंगा, और अपनी माँ का कर्ज उन्होंने उतार दिया। बहुत ही बिरले लोग होते हैं ऐसे हमारे देश के अंदर कि जो इस तरह के कड़े फैसले लेते हैं, जो इस तरह से अपनी बात पर अड़ते हैं, जो इस तरह से अपनी बात मनवा लेते हैं और विरोध में बैठ जाते हैं। तो वो विरोध ही था उनका जिन्होंने आज हमारे देश के इस अंग को बचा लिया। मैं नमन करती हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, जिन्होंने समय समय पर देश के हित में इतने बड़े बड़े फैसले लिए कि जो अगर आज किसी व्यक्ति को कोई मंत्री पद छोड़ना पड़ जाए तो उसको टीस तकलीफ होती है, उसकी आत्मा हिल जाती है, उसको लगता है कि अगर मैंने ही अपना इस्तीफा दे दिया तो मेरे समर्थक क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे जो फैन फॉलोअर्स हैं, मुझे जो मानने वाले लोग हैं, वो कहेंगे अरे इसने इस्तीफा दे दिया, मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कैबिनेट में से इस्तीफा दिया था, जिन्होंने उस समय जो कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रीज जो सप्लाई मिनिस्ट्री थी, वहां पर उन्होंने उस समय पर इस्तीफा दिया, क्योंकि उसका एक कारण था। उसका कारण ये था कि उनकी विचारधारा, जो विचार वो रखते थे, जो बात वो अपनी रखते थे, उनकी बातें नहीं मानी जाती थी, जो राष्ट्र हित में होती थी। उनकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा अलग थी। तब उन्होंने संघ के साथ बैठकर एक निर्णय लिया कि एक ऐसी पार्टी का गठन किया जाए जो राष्ट्रवादी हो, जो राष्ट्र हित में काम करे, जो राष्ट्र के बारे में सोचे, जो सत्ता के बारे में ना सोचे, क्योंकि उनका ये मानना था कि शासन वही है जिसमें हम लोगों के लिए काम करें, और शासक वही है कि जो अपने आप को राजा ना मानते हुए जनता के प्रति समर्पित हो। तो ये भाव जब हमारे यहाँ पर हमारे उन लोगों के मन में था कि जिनको हम मानते हैं कि जिस तरह से हम अपने बड़े बूढ़ों को घर में अपने पूर्वज मानते हैं, उसी तरह से हमारी पार्टी हमारा परिवार है, और इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे पूर्वज ही हैं, जिन्होंने हमारे परिवार को एक नई दिशा दी, एक नई सोच दी। और उस समय पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में 6 अप्रैल 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब जनसंघ की स्थापना करी, तो संघ के माध्यम से उन्होंने पूरे विचार करने के बाद करी कि राष्ट्र को समर्पित इस पार्टी का हम गठन करते हैं। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी, जिसकी मां है जनसंघ, उसमें से निकल कर आई भारतीय जनता पार्टी, तो इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पूजते हैं। क्योंकि उस समय पर जब मात्र हमारे 2 सांसद हुआ करते थे, तब उन्होंने एक सपना देखा था कि आज 2 हैं, फिर 100 होंगे, फिर 300 होंगे, और आज वो समय हमारे देश के अंदर है
कि हम 303 तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ इस देश की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता होने पर हमें बहुत गर्व है, क्योंकि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि जो हमें राष्ट्र का भाव देती है, जो हमें हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक नए संस्कार, नई सोच देती है कि हमें किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हम लोग ये नहीं सोचते कि हमें सत्ता मिले, हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे हाथ में ताकत हो, हम कार्यकर्ता हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी राष्ट्रवादी पार्टी जब केंद्र में बैठी है, हर राज्य में वो बैठी है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ संगठन को मजबूत करना है। ये विचार हमारे मन में हमेशा रहना चाहिए। चुनाव आए चुनाव नहीं आए, हमें इस बात से ऊपर उठ करके, बहुत ऊंचाइयों पर उठकर ये सोचना चाहिए कि मैं कार्यकर्ता संगठन को और क्या दे सकता हूँ। ज्यादातर हम लोगों के मन में कभी कभी जब मन हावी हो जाता है हम पे, तो ये विचार आता है मुझे संगठन ने क्या दिया। ये विचार नहीं आना चाहिए। आप ये बताइए आपकी वजह से संगठन को क्या मिला, क्या ताकत आपने संगठन को दी, आप संगठन को क्या देकर जा रहे हैं। क्योंकि जब हम अपनी संगठन को मजबूत करेंगे तो हमारे राष्ट्र मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी का, हमारे बच्चों का भविष्य मजबूत होगा। और ये तभी मजबूत होगा कि उनका भविष्य, आप ये समझ लीजिए कि हम सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में है, हमारे बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। तो इसीलिए अपनी संगठन को आगे बढ़ाइए, इसकी विचारधारा से लोगों को जोड़िए, जन जन से इसकी विचारधारा को जोड़िए, ताकि लोगों को पता चले संगोष्ठी के माध्यम से। इसीलिए संगठन ने संगोष्ठी का आयोजन किया है जगह जगह पर, ताकि हम उनके विचारों को समझ सके, उनके विचारों को हम ग्रहण कर सके और हमारे विचार फिर हम दूसरे लोगों में उन विचारों को बांट सके। तो ये हमारा दायित्व है कि अपनी संगठन को मजबूत करें और हमारे जो इस पार्टी के जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हम उनके विचारों को समझें, उन्हें पढ़ें। जितना ज्यादा आप समझेंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि कितने महान तपस्वी इस पार्टी में हुए हैं। त्याग की जो भावना इन्होंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने मन में संजो कर रखी थी, वो भाव किसी किसी में होता है, लेकिन इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। इस देश के अंदर आज इतनी बुरी स्थिति आ गई है कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, अब उसमें हम चेंजेस ला रहे हैं, क्योंकि पहले हमने कभी इतिहास में ये सब चीजें पढ़ी ही नहीं, जो हमारे बच्चों को पता होना चाहिए था। हमारे जो देश के अंदर तपस्वी हुए हैं, योगी हुए हैं, मुनि हुए हैं, जिन्होंने देश को दिशा दी है, महान सुधारक हुए हैं, जिन्होंने देश पर आक्रमण करने वालों के छक्के छुड़ा दिए, ऐसे ऐसे लोग हमारे देश के अंदर पैदा हुए हैं, मगर उनका इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता, उनका इतिहास दबा दिया गया है। लेकिन आज जो शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आने वाला है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही केंद्र सरकार बैठी है आज केंद्र में, इन्होंने जो इस शिक्षा प्रणाली को बदलने का भाव के वजह से जो पूरा सिस्टम चेंज करने की जो ठानी है, बहुत जल्दी हमारे स्कूल में, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे सिलेबस में ये सारी चीजें आएंगी कि हमें पता चलेगा कि हमारे देश को आजाद कराने में, देश के विकास की राह पर ले जाने में, देश को आगे बढ़ाने में किन किन महापुरुषों का, किन किन बलिदानियों का इसमें सहयोग रहा है। तो आज हमारे सामने ये समय है कि हम सभी अपने विचारों का आदान प्रदान करें, जिसके पास जितना ज्ञान है आपस में बांटें, अपने तक सीमित ना रखें और संगठन को आगे बढ़ाते हुए संगठन को मजबूत करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी बहनों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर पधारे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।